नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारी इस खास चर्चा में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। चमचमाती हाईटेक गाड़ियां, ऊंची ऊंची इमारतें और तो और मंगल ग्रह पर पहुंचने की तैयारी में बन रहे रॉकेट्स। सच में दुनिया ने बहुत तरक्की कर ली है, मगर क्या फायदा ऐसी तरक्की का जब हम अपने ही युवाओं, अपने ही बच्चों के मन में क्या चल रहा है उस बात को नहीं समझ पा रहे, इस टेक्नोलॉजी के साइड इफेक्ट से अपने बच्चों को नहीं बचा पा रहे। और यही हमारा आज का चर्चा का मुद्दा है, बच्चों की प्रतिभा पर भारी टेक्नोलॉजी। करीब 2 दिन पहले की राजधानी लखनऊ की एक सनसनीखेज खबर, जिसमें ऐसा बताया गया कि डिप्रेशन से पीड़ित एक बच्ची ने अपनी ही मां और अपने ही भाई पर गोली चलाई और उनकी हत्या कर दी। ऐसी घटनाएं हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि हमारा समाज किस दिशा की ओर जा रहा है, क्यों हम अपनों की मनोस्थिति को नहीं समझ पा रहे। और एक सबसे बड़ा सवाल जो वो खड़ा करती हैं वो ये कि मानसिक स्वास्थ्य हमारे लिए कितना जरूरी है और उसके प्रति सजग रहना हमारे समाज के लिए कितना जरूरी है। चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर। अब हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल जुड़ेगा, मगर उससे पहले आइए आपको दिखा देते हैं कि ये पूरा माजरा क्या था हमारी इस खास रिपोर्ट में। देखिए। मामला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के हाई सिक्योरिटी जोन थाना गौतमपल्ली क्षेत्र का है। यहाँ मुख्यमंत्री आवास के पास स्थित रेलवे कॉलोनी में दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। घटना रेलवे के बड़े अधिकारी के सरकारी आवास में हुई। इस वारदात में रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी आर.डी. वाजपेयी की पत्नी और बेटे की हत्या उन्हीं की बेटी ने गोली मारकर की। 4 घंटे बाद जब इस वारदात का खुलासा पुलिस ने किया तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। पुलिस कमिश्नर के मुताबिक 9वीं क्लास में पढ़ने वाली रेलवे अधिकारी की 16 वर्षीय बेटी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उन्होंने बताया वह बीते कुछ समय से डिप्रेशन से जूझ रही थी। हत्या के बाद उसने बाथरूम में मिरर पर डिस्क्वालीफाइड ह्यूमन लिखा था। शीशे पर भी एक गनशॉट का निशान मिला है। इसके अलावा लड़की ने अपने हाथ को ब्लेड से काटा भी था। पुलिस के अनुसार बच्ची हेलुसिनेशन से पीड़ित थी। उसे तरह तरह के भूत दिखाई देते थे और इसी डर से वो अपने कमरे को छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहती थी। तो वहीं पूरा परिवार 15 दिन के अंदर दिल्ली शिफ्ट होने वाला था। शायद कमरा छिन जाने के डर से ही बेटी ने यह कदम उठाया। इसके अलावा उसके कमरे से रोने वाले इमोजी भी मिले हैं। टेबल पर एक तस्वीर भी मिली है जिसमें मानव कंकाल बना है। अपनी कलाई काटने के बारे में जब पुलिस वालों ने पूछा तो उसने कहा कि हाथ काटना कौन सी एबनॉर्मल बात है। दुनिया में हर दिन 1.5 मिलियन लोग अपने हाथ काटते हैं। मतलब बच्ची इंटरनेट पर भी सभी तरह की बातों को सर्च करती थी और पढ़ती थी। क्या ये जानकारी उसके माता पिता को थी? ये एक बड़ा सवाल है। हमारा इस खबर को आप तक पहुंचाने का मकसद समाज में जागरूकता फैलाना है। अभिभावक, शिक्षक और समाज में सभी जिम्मेदार लोगों को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि उनके बच्चों के मन में क्या चल रहा है। हमारा इन विषयों पर ध्यान न देना खतरनाक है। हमारा मानसिक स्वास्थ्य हमारे शारीरिक स्वास्थ्य से ज्यादा मायने रखता है। लेकिन आज की इस दौड़ती भागती जिंदगी में फुर्सत ही किसे है कि रुककर एक दूसरे का सुख दुख बांट लें। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो बच्चों की प्रतिभा पर भारी टेक्नोलॉजी, चर्चा करेंगे हम इस मुद्दे पर। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ेंगे, आइए उन सब का परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ एक्स IPS राजेश राय जी जुड़े हुए हैं। राजेश सर, स्वागत है आपका हमारी इस चर्चा में।
हमारे साथ डॉक्टर उपेंद्र मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। उपेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट रूपा पांडे जी जुड़ी हुई हैं। रूपा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राजेश जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि ये मामला ऐसा है, 2 लोगों की हत्या का मामला जिसमें बड़ी संख्या में पुलिस पहुंची। आप लंबे समय तक पुलिस की सेवा में रहे। प्रश्न इस प्रकार बनता है कि राजधानी लखनऊ के एक हाई सिक्योरिटी जोन में 2 लोगों की हत्या हो जाती है। 4 घंटे तक तफ्तीश चलती है, खुद पुलिस कमिश्नर वहां मौजूद रहते हैं और उसके बाद बोला जाता है, अकॉर्डिंग टू पुलिस थ्योरी, कि जो बच्ची है उसने खुद अपना गुनाह कबूल कर लिया है, बच्ची डिप्रेशन में है, बच्ची की मानसिक हालत ठीक नहीं। इस खबर को सब मान लेते हैं, लेकिन अगले दिन जब दिल्ली से बच्ची के पिता, जो कि रेलवे अधिकारी है, वो आते हैं, वो अज्ञात के खिलाफ हत्या का जो मामला है वो दर्ज करते हैं। तो ये 2 तरीके का कॉन्ट्रडिक्शन क्यों देखने को मिल रहा है हमें? या तो पुलिस की थ्योरी गलत है या फिर पिता अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। स्थल पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने जाकर के सारी चीजें देखी, लोगों से बातचीत की और बच्ची से बातचीत की, नानी से बातचीत की। वहाँ जो मौके पर जो फोरेंसिक एविडेंस उपलब्ध था उसको सबको जब उन्होंने सारा चेक किया, देखा, तो वो सब देखने के बाद जो पुलिस है यहाँ की, इवन जो हमारे जो पुलिस कमिश्नर साहब थे और सारी उनकी जो टीम थी, वो इस नतीजे पर पहुंचे कि जो सारी परिस्थितियां हैं वो परिस्थितियां इस बात को इंगित कर रही हैं कि ये उससे जो .22 की राइफल थी उससे बेटी ने दोनों लोगों को गोली मारी है। और फिर इस बात के बारे में जब उस बेटी से कन्फ्रंट भी कराया गया, उससे बातचीत भी की गई, तो उसने इस बात को कन्फेस भी किया वहां पे लोगों के सामने, अपने परिवार के सामने, नानी के सामने भी, सबके सामने उसने ये बात बताई कि मैंने किया। और उसके जो हाथों में कटा, तो ये जो इतने भी सबूत थे मौके पर, वो सारे सबूत इस बात की तरफ इंगित कर रहे थे कि इस घटना को अंजाम उस बेटी ने दिया है जी। लेकिन अब बात ये होती है कि जो इसमें एफआईआर ऐसे मामलों में लिखाई जाती है, एफआईआर कोई घर का जो अपना जो निकट का होगा या जिसने देखा हो, तो घटना को देखने वालों में तो और कोई था नहीं, जो दो वो लोग मृतक हो गए और एक जो है बेटी रह गई। तो अब घर का कोई जो उसका करीब होगा उनके लिखाएंगे। तो जब उनके पिताजी आए तो उन्होंने, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि वो एफआईआर लिखाते। अब उन्होंने उनको जो भी सब कुछ बताया जाने के बाद भी अब उनके सामने तो स्थिति ये हो गई कि उनके परिवार में जो कुल अगर 4 टुकड़े परिवार के माने जाए तो आधा तो उनका परिवार जो है समाप्त हो गया, उनकी पत्नी और बेटी। आधा परिवार बचा, उसमें वो बचे और उनकी जो है बेटी बची। अब अगर बेटी ने भी जिन परिस्थितियों में भी उसने गोली चलाई, जो भी है वो सामान्य परिस्थितियां तो उनको हम नहीं कह सकते। तो अब बेटी कोई ऐसा नहीं है कि बेटी कोई क्रिमिनल भी नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि वो बड़ी दुर्दांत अपराधी हो या उसका कोई इरादा ऐसा रहा हो अपने भाई और अपने माँ की जान लेने की। तो इस वजह से अगर वो अपनी बेटी के खिलाफ एफआईआर लिखाते हैं तो एक तरीके से वो अपनी बेटी को भी खो ही रहे हैं। अभी भी उन्होंने बेटी को खोया ही है करीब करीब। बेटी जो है उस तरह से परिस्थिति में है, उसने उसके हाथ से हत्याएं हो गई और अब वो परेशान है, मेंटली पहले से ही परेशान है। तो इसलिए एफआईआर उनको लिखानी थी और ये उनका अपना प्रेरोगेटिव है, जो चूंकि उन्हें नहीं मालूम, उनको तो वाकई लीगली भी उनको ये नहीं मालूम कि बिल्कुल सही कहा आपने। हो सकता है उनको, बिल्कुल सही कहा आपने, हो सकता है उनको, जाहिर सी बात है क्योंकि वो मौका वारदात पे नहीं थे, इस वजह से बेहद दुखद ये घटना। उपेंद्र जी, आपके पास में आऊंगी। ये जो घटना है इसमें बोला जा रहा है कि जो बच्ची थी, नाबालिग बच्ची है, बच्ची डिप्रेशन में थी, लेकिन बहुत सारे या कहें आप काफ़ी मामलों में ऐसा देखा जाता है कि डिप्रेशन में इंसान खुद को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन इससे आप क्या कहेंगे? एक तरह से डिप्रेशन का या जिस बीमारी से वो ग्रसित थी उसका पीक, कि उससे खुद को ना मार के, खुद को नुकसान ना पहुंचा करके अपने सबसे नज़दीकी लोगों को नुकसान पहुंचाया। देखिए, सबसे बड़ी बात ये समझने की है कि बच्ची मानसिक रूप से बीमार थी, ये एक एस्टैब्लिश फैक्ट होना चाहिए जी। बच्ची को मानसिक बीमारी के लिए इलाज चल रहा था, तो बच्ची के घर में हथियार इस तरह से बाहर रखा हुआ था या वो इतनी आसानी से वो हथियार तक पहुंच सकी और इस तरह का वारदात को अंजाम दे दिया, ये भी एक अभिभावक के तरफ से एक फेल्योर है। देखिए, ये पूरी, देखिए, सबसे पहले ज़रूरी बात हमें समझने की ज़रूरत है कि क्या ही ऐसा तो नहीं कि बच्ची किसी फॉल्टी पेरेंटिंग या फिर अटेंशन जो इतना उसको बच्चे के तौर पे मिलना चाहिए शायद उसको नहीं मिल रहा था।
तो एक बच्चे के द्वारा इस तरह का अपराध किया जाना समाज में, जिसमें हम अभिभावक स्वयं को असुरक्षित घर में महसूस करने लगे अपने बच्चे से, ये एक बड़ा ही मतलब बड़ी ही दुर्ह स्थिति है कि हम अपने बच्चे से क्या अपने घर में हम सुरक्षित नहीं हैं। तो सबसे पहली बात तो है कि बच्चे की मानसिक स्थिति का इवैल्यूएशन जब तक कि कुछ उसके लिए आपके पास एविडेंस ना आ जाए कि बच्ची मानसिक रूप से बीमार थी, कि उस तरह की सेल्फ इन्फ्लिक्टिंग इंजरी कर सकती थी या औरों को नुकसान पहुंचा सकती थी जी। ये कह के एक मेडिकल का पर्दा डाल के बच्ची को आरोपी साबित कर देना, ये एक सही काम नहीं होगा। देखिए बच्चे आजकल, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि भारत में प्रतिवर्ष एक बीमारी कही जाती है ADHD, दैट इज अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। हर साल 10 लाख बच्चे इससे प्रभावित होते हैं और उन 10 लाख बच्चों को के इलाज के दिशा में जितनी आवश्यकता है इलाज करने की या उनकी मानसिक स्थिति को समझने की, वो सिर्फ डॉक्टर नहीं कर सकता है। इलाज बच्चे एक जो सेंसिटिव बच्चा होगा, एक समझदार बच्चा होगा जिसके सेंसेस नॉर्मल होंगे, वो प्रकृति से जुड़ा होगा, वो अपने चारों तरफ एक प्रेम और सौहार्दपूर्ण काम करेगा, वो किसी को नुकसान पहुंचाने की नहीं सोचेगा। तो कहीं न कहीं से हमारी तरफ से एज अ पेरेंट, एज अ सोसाइटी, हमारी तरफ से एक बड़ा लैप्स है, एक बड़ा फेल्योर है कि हम बच्चों को समझ नहीं रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, हमें बहुत ज़रूरत है जो अपने यूथ हैं उनको समझने की। यही प्रश्न मैं राजेश जी आपके पास लेकर के आऊँगी। जब लखनऊ के किसी हाई सिक्योरिटी जोन में इस प्रकार की घटना होती है और बड़ी संख्या में पुलिस पहुंचती है, ये खबर जब ब्रेक होती है तो लोगों के मन में भी एक तरह से शुरुआत में डर का माहौल पैदा हो जाता है कि ऐसे हाई सिक्योरिटी जोन में कैसे कोई घुस करके किसी को मार सकता है। लेकिन जब अचानक से एक तरह से पर्दाफाश होता है और ये निकलता है कि एक नाबालिग बच्ची इसके पीछे थी, तो क्या हमारे समाज को इसके लिए दोष दिया जाना चाहिए कि हम अपने मानसिक स्वास्थ्य पे इतना ध्यान नहीं देते कि जिसके पीछे दुनिया भर की फोर्स और पुलिस लगा दी, वो एक नाबालिग बच्ची किसी डिप्रेशन या मानसिक बीमारी का शिकार। अगर आप देखिए इस चीज को, तो वो बच्ची बड़ी काबिल बच्ची थी, वो नेशनल शूटर रही है उसमें। और जो जैसे अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि घर में उसको असला या जो शस्त्र है वो कैसे मिल गया, तो वो .22 उसके बाएं हाथ का खेल है। .22 से वो जो है वो फायरिंग करके, उसने जो है वो फायरिंग बट पे फायरिंग करके और प्रैक्टिस करके वो अपने को उसने इतना शार्पन कर लिया था कि वो नेशनल लेवल की शूटर थी। तो वो .22 तो उसके लिए ऐसे था जैसे कि जो पढ़ने वाला बच्चा होता है उसके हाथ में जैसे कलम हो, वो राइफल तो उसके हाथ में कलम जैसी थी। तो इसलिए वो राइफल की उपलब्धता उसके लिए, घर वालों के लिए भी कोई बहुत आश्चर्यजनक बात नहीं थी। ये किसी ने सपने में भी तो नहीं सोचा होगा ना कि जो हमारी बेटी है वो जो भी स्थितियां हैं उसमें वो राइफल जिससे वो शूटिंग करके इतनी शोहरत हासिल कर रही है, उस राइफल का प्रयोग वो इस तरीके से भी कर सकती है कि जो है उसमें उन लोगों की जान खतरे में चली जाए। लेकिन और जैसे भी मैं आपके इस पे भी देख रहा था, चैनल पे देख रहा था कि वो एक साथ 5 साज बजा लेती थी। मतलब वो बहुत ही मल्टी टैलेंटेड किस्म की बच्ची थी। और कौन सी परिस्थितियां आई जिसकी वजह से कि वो बदल गई। कई बार ऐसा होता है, अब जैसे घर में पिताजी घर में नहीं थे, वो दिल्ली में सर्विस कर रहे थे, घर में माँ थी और बेटा था, उनका भाई था उसका। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात ये थी कि यहीं इसी लखनऊ में ही उनका ननिहाल भी था, बेटी का। माने जो वाजपेयी साहब की ससुराल भी यहीं थी, उनकी नानी नाना भी यहीं रहते थे। जो लोग उपलब्ध थे, कई बार ऐसा होता है कि जो घर में अगर ज्वाइंट फैमिली ना हो, बड़े बुजुर्ग ना हो, तो बच्चों को थोड़ा सा वो एक अटेंशन जो चाहिए होता है वो नहीं मिल पाता है। यहाँ पर था, जब उस बच्ची से ये घटना हो गई तो उसने सबसे पहले इस बात की सूचना अपनी नानी को दिया कि नानी, मम्मी को और भैया को कुछ हो गया है। शी न्यू इट कि क्या हो गया है, लेकिन अपनी नानी से इतनी मुखर थी कि उससे बात करके उनको बुलाया और सारी बातें की। तो आज की तारीख में जो बच्चे हैं, ये बहुत जरूरी हो गया है कि जो पेरेंट्स हैं, अब पेरेंट्स की दूरी हो गई, फादर वहां चले गए, मदर साथ में थी, बच्चों के साथ में एक दोस्ताना व्यवहार इस रूप में कि बच्चे आपसे अपनी हर बात शेयर कर सकें।
अगर ये जी। बात जैसे मैं किसी अभी आप लोगों ने किसी ने बताया और जी। मैं किसी एक अखबार में पढ़ रहा था कि उसको पिछले दिनों से इस तरह के हेलुसिनेशंस होते थे कि उसको कुछ चीजें दिखाई पड़ती थी, कुछ उसको जी। कोई कोई न कोई पैरानॉर्मल सिचुएशन जी। उसके सामने उसके लाइफ में साइकोलॉजिकल हो या साइकोलॉजिकली हो सकती है। तो अगर ऐसी परिस्थितियां थी और ये बात अगर पेरेंट्स को मालूम नहीं थी तो मालूम होनी चाहिए थी, इतना उनके बीच में कॉन्फिडेंस होना चाहिए था कि बेटी अपने माँ से इन बातों को शेयर कर सकती है और अगर ज़रूरत थी तो उस बेटी का इलाज हो सकता था, उसको मदद मिल सकती थी, उसको सपोर्ट मिल सकता था जिससे वो जो बिल्कुल जिस सही ट्रॉमा से कहा गुजर आपने रही थी। राजेश। बिल्कुल सही कहा आपने राजेश जी कि अगर सही बात सही वक्त पे पता लग जाता तो शायद मदद मिल जाती। शायद यही वजह है कि हम अपनी दौड़ती भागती ज़िंदगी में इतने व्यस्त होते जा रहे हैं कि युवाओं को, जो बच्चे ग्रोइंग एज में हैं, उन्हें जितना वक्त मिलना चाहिए नहीं दे पा रहे हैं। दर्शकों, फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद हम लौटेंगे और चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर कि टेक्नोलॉजी बच्चों की प्रतिभा को किस तरह से नुकसान पहुंचा रही है और बच्चे किस तरह से डिप्रेशन की ओर, ऐसी भयानक परिस्थितियों की ओर खिंचते चले जा रहे हैं। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. IPL पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त IPL पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि बच्चों की प्रतिभा पर किस तरह से आज के दौर में टेक्नोलॉजी हावी हो चुकी है। रूपा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। रूपा जी, आज के इस वक्त में जब टेक्नोलॉजी कदम कदम पर हमारे साथ है, हम चाह कर भी उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। जहां कोविड-19 से पहले स्कूल्स जब खुले होते थे तो कहा जाता था बच्चों को मोबाइल से दूर रखिए, मगर आज के दौर में टैबलेट्स पे, लैपटॉप से, मोबाइल्स पे ही ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। कहने का मतलब ये है कि आने वाले भविष्य में भी हम इस टेक्नोलॉजी को अपने से दूर नहीं कर सकते। लेकिन इस टेक्नोलॉजी के जो आफ्टर इफेक्ट्स हमारे बच्चों पे पड़ रहे हैं, जो असर हमारे बच्चों पर पड़ रहा है, बच्चे अपनी उम्र से जल्दी वो सारी बातों को जान ले रहे हैं जो उन्हें नहीं जाननी चाहिए। बच्चे उस अवसाद की तरफ लगातार खिंचते चले जा रहे हैं, जिसका पिछले कुछ वक्त में हमको एक तरह से कहेंगे उदाहरण पबजी या तमाम तरीके के जो ब्लू व्हेल जैसे गेम्स थे उनमें भी देखने को मिला। और भी तमाम ऐसे केसेस हैं जिसमें बच्चे जो हैं वो टेक्नोलॉजी के फेर में ऐसे फंसते हैं कि डूबते ही चले जाते हैं, और जब तक कोई जान पाता है तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है।
क्योंकि एक हमेशा से हम लोगों को लाइन सिखाई जाती थी, एक पंक्ति बताई जाती थी कि विज्ञान वरदान भी है और अभिशाप भी। और चूंकि नकारात्मकता बाहर कोरोना की वजह से तो बहुत फैली थी, और ऐसे में अगर कहीं पर नकारात्मकता घर के अंदर है, क्योंकि नकारात्मकता अगर दुगनी हो जाती है पारिवारिक वातावरण में, बच्चे को ये नहीं बताया गया है कि ये जो विज्ञान के दी हुई जो उपकरण है, जो गैजेट्स हैं, और इनका नुकसान कितना हो सकता है, उस पर ध्यान नहीं दिया गया। तो उनको ये पंक्ति नहीं बताई गई कि विज्ञान वरदान है और अभिशाप, यानी कि दान सिद्ध हो सकता है और अभिशप्त भी कर सकता है पूरे एक परिवार को, एक समाज को। तो मैं इसको यही देखती हूँ कि बच्चा समय से पहले बहुत कुछ सीख रहा है, लेकिन कुछ बच्चे समय से पहले बहुत अच्छी बात सीख रहे हैं, कुछ बच्चे समय से पहले ऐसी बातें सीख रहे हैं जो शायद उन्हें कभी नहीं सीखे। और ये क्योंकि ये वक्त कोरोना का है, कोरोना के एक संक्रमण काल से पूरा विश्व गुजर रहा है। ऐसे में बच्चे घर के अंदर बंद हैं, अगर उनके घर का वातावरण स्वस्थ नहीं है तो वो बच्चे एडवांटेज देने लगते हैं इस बात का कि वो बाहर खेलने नहीं जा पा रहे हैं, उनका मित्र मंडली से नाता टूटा हुआ है, उनके बहुत ऑनलाइन पढ़ाई करके वो बहुत प्रेशर में आ गए हैं। ऐसे में अगर उनका एक व्यवहारिक पालन पोषण है जहाँ की बहुत ज्यादा बातचीत हो, और इसका मैं जहाँ से देखकर इसको जोड़ पा रही हूँ, ये जो एकल परिवार है और एकल परिवार के साथ भी एकाकी परिवार है। मतलब आप देखिए कि अगर एक घर में 5 सदस्य हैं या 6 सदस्य हैं, तो भी अब सब अपने अपने किसी उपकरण में, आजकल एक बहुत लाइट प्रचलन में है कि हमें हमारा स्पेस चाहिए। मैं आज तक उस स्पेस को नहीं समझ पाई। क्या ये स्पेस खाली रिक्तता को, मैं तो इसको वही कहूंगी कि रिक्तता की ओर लोग जाना चाहते हैं, जहां वो अपने आप को कमरे में बंद कर लेना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि वो दुनिया के सारे लोगों से जुड़े हैं, लेकिन असलियत ये होती है कि वो व्यवहारिक तौर पर अपने घर के उस दीवार के पीछे के सदस्य से नहीं जुड़े हुए। तो बच्चे कहीं ना कहीं उसका पूरा लाभ उठा रहे हैं और नकारात्मक दिशा में। बिल्कुल बिल्कुल आपके पास आऊंगी मैं उपेंद्र जी। हम केवल इस केस की ही बात नहीं कर रहे हैं, केवल इस मुद्दे को नहीं उठा रहे। मुद्दा हमारा ये है कि किस तरह से हमारे जो मल्टी टैलेंटेड बच्चे हैं, जैसे इस वाले कांड में भी हमें देखने को मिला, वो एक तरह से टेक्नोलॉजी के नेगेटिव इफेक्ट में जा रहे हैं। और दूसरा पॉइंट्स, आज की दौड़ती भागती जिंदगी में माँ बाप के पास इतना वक्त नहीं है कि वो उनका सही तरीके से ध्यान दे सके। बहुत कम शब्दों में आपसे जानना चाहूंगी, किस तरह से अपने बच्चों को हम बचा सकते हैं इस फेर में फंसने से? देखिए, मीडिया का एक्सपोज़र बच्चे के लिए, जैसा कि ये भी रूपा मैडम भी कह रही थी कि एक वरदान है मीडिया देखा जाए, लेकिन मीडिया का एक्सपोज़र बच्चे के ऊपर क्या प्रभाव डाल रहा है, क्या दुष्प्रभाव डाल रहा है, ये बच्चा जज नहीं कर सकता। बच्चे की इतनी मानसिक क्षमता नहीं होती है। जब बच्चे को आप इंटरनेट से एक की तरफ मुखातिब होता है बच्चा, तो वो जैसे नल से पानी आ रहा है तो नल से साफ़ पानी भी आएगा और गंदा पानी भी आएगा। तो कौन से पानी से स्नान करना है और कौन सा पानी इस्तेमाल नहीं करना है, ये बच्चा जज नहीं कर सकता है, ये पेरेंट्स जज कर सकते हैं। आपका बच्चा अगर इंटरनेट को एक्सेस कर रहा है तो आप उस पर पेरेंटल कंट्रोल रखिए। आप उसमें कुछ स्क्रीन में अपनी सेटिंग को चेंज करिए कि बच्चा किस एज ग्रुप का है और किस क्या क्या कंटेंट एक्सेस कर सकता है, क्योंकि हर कंटेंट बच्चे के लिए नहीं है। उसी तरह से बच्चा जब है आपका और उसको बच्चे को ज़्यादा मीडिया या टीवी या मोबाइल के एक्सपोज़र से बच्चे को हेडेक हो रहा है, बच्चे को वॉमिटिंग हो रही है, बच्चे को डायरिया है, बच्चे को रेसिंग हार्ट हो रहा है, तो ये सब एक मेडिकल कंडीशन है जो बच्चे का आपको समझा जाना चाहिए। आप बच्चे के ऊपर नज़र रखें और एक एक चीज़ को आप एड्रेस करने की एक जिम्मेदार पेरेंट की तरह बच्चे की बीमारी अगर कोई हो रही है या बच्चे का एडिक्शन हो रहा है उस चीज़ को लेके, तो उसको प्रॉपर डॉक्टर या साइकोलॉजिस्ट या साइकोथेरेपी में ले जाएं, या डी एडिक्शन के लिए बच्चे के मीडिया डी एडिक्शन के लिए इलाज में डालें बच्चे को। आप इसको नज़रअंदाज करके या बच्चे को डांट देना
या बच्चे को सिर्फ मना करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आप अगर एक जिम्मेदार अभिभावक हैं तो आपको बच्चे की मनोस्थिति को समझने की ज़रूरत है। अगर मनोस्थिति को नहीं समझेंगे आप तो इस तरह के और जघन्य वारदात हमें समाज में दिखाई पड़ेंगे और इसके दुष्परिणाम आएंगे। बिल्कुल, ये एक दुष्परिणाम ही था। राजेश जी, आपसे बहुत कम शब्दों में अंतिम संदेश जानना चाहेंगे। जैसे कि बहुत सारे शब्द हैं, पैनिक अटैक, एंजाइटी, क्योंकि आप एक पिता भी हैं, आप एक सीनियर भी हैं, किस तरह से अपने बच्चों को हम बचा करके रखें ताकि टेक्नोलॉजी हावी ना हो? कह रहे थे और आदरणीय रूपा जी भी कह रही थी, ये बहुत ज़रूरी है कि जो पेरेंट्स हैं उनका अपने बच्चों से कम्युनिकेशन हो। और ये कम्युनिकेशन कई बार होता है तो वो केवल पेरेंट्स जो है बच्चों को जज करते हैं, तो ये नहीं करता तो ये नहीं करता, तो ये नहीं करेगा तो ये गड़बड़ हो जाएगा, तो ये नहीं करेगी तो ऐसा गड़बड़ हो जाएगा। ये जो निगेटिव जजमेंट है उसकी जगह पर एक पॉजिटिव जो प्रेम जिसे कहते हैं वो जो पशु पक्षी है वो भी प्रेम समझता है। बच्चों को अगर प्रेम से डील करें, ठीक है, जैसा है तो बच्चे को दिन भर में कम से कम 4-5 बार छोटे बच्चे बड़े बच्चे को गले लगा सके, आजा आजा मेरा बच्चा, मेरी बिटिया क्या कर रही है, मेरा बेटा कैसा है, लाजा मैं, तू क्या देख रहा है, नहीं मम्मी आप नहीं देख सकती इसको, अच्छा मैं नहीं देखूंगी, चल तू खा ले। जो एक वो जो प्रेम है वो ऐसा कम्युनिकेशन है, अगर उस कम्युनिकेशन का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किया जाए तो मैं समझता हूँ जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स के दोस्त बन सकते हैं। और अगर वो उनके बच्चों पेरेंट्स के दोस्त बन सकते हैं तो अगर उन्हें कोई तकलीफ भी है तो उस तकलीफ को अनलेस एंड अनटिल उस तकलीफ से उनको शर्मिंदगी अगर नहीं हो रही है तो वो अपनी तकलीफ शेयर कर सकते हैं। और फ्रेंडशिप तो ऐसी होनी चाहिए, अगर कोई शर्मिंदगी की भी बात हो तो बच्चे माँ बाप से शेयर कर सकते कि मम्मी मुझे ये तकलीफ है, मम्मी मुझे रात भर जो है। बिल्कुल सही बात कही आपने राजेश जी की बच्चे सही मायने में आपके करीब तब आएंगे जब वो बात जो वो किसी से नहीं कह सकते वो आपके साथ शेयर करेंगे, और शायद तब हम ऐसी घटनाओं को रोक पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी हमारे साथ जुड़ने का, अपनी इतने कीमती जो बातें हैं, जो ज्ञान है वो हमारे दर्शकों तक पहुंचाने का। रूपा जी आपका भी धन्यवाद, उपेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ दर्शकों फिलहाल के लिए हमें इजाजत दीजिए। इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ शिक्षकों, अभिभावकों और उन तमाम सीनियर्स को ये समझाना था कि युवाओं और बढ़ती उम्र के जो बच्चे हैं उन पर ध्यान देना कितना ज्यादा जरूरी है, वरना ऐसे जो परिणाम है वो हमारे सामने आते रहेंगे। धन्यवाद दर्शकों, और देश दुनिया की सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए आपके न्यूज के साथ। नमस्कार।